नमस्कार। कई दिनों बाद फिर से इतिहास की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग क्रम से इतिहास को पढ़ रहे हैं। तो क्रम से इतिहास के पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता पढ़ा, सिंधु सभ्यता की सिंधु समाज पढ़ा, या फिर प्राचीन इतिहास को जानने के साधन या साधे भी पढ़े, पुरातात्विक खोज पढ़े, हम लोगों ने सिक्के पढ़े, यात्री पढ़े, मुद्राएं पढ़े। तो आज अब हम लोग पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता, जो कि हमारे इतिहास को जानने का एक अहम हिस्सा है और तमाम सारे क्वेश्चन यहाँ से पेपर में उठते ही उठते हैं। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि पेपर में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं। तो सबसे पहली बात कि वैदिक सभ्यता देन किसकी थी। तो जब भी बात आती है कि वैदिक सभ्यता किसकी देन थी, तो वैदिक सभ्यता किसकी देन थी? आर्यों की देन थी वैदिक सभ्यता। और ये जो आर्य थे, ये आए कहाँ थे से थे? कहाँ से आए थे? मध्य एशिया। मध्य एशिया से आए थे। ठीक है। अच्छा, मध्य एशिया से आए थे। अच्छा, ये लोग क्या कहते थे? क्योंकि इनकी जो भाषा थी, आर्यों की जो भाषा थी, वो क्या थी? संस्कृत थी। और इसीलिए भारत में जो लोग, अब भाई भारत के लोग क्या करते थे? उस समय संस्कृत नहीं बोलते थे और इसीलिए इन्होंने इनको क्या कहा था? अनार्य कहा। बाद में तो संस्कृत हमारी मुख्य भाषा हो गई। हमारी सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में आर्यों का प्रमुख देन है। अब वेद 4 है तो बताने की जरूरत है नहीं, हमारे 4 वेद हैं। तो वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से, ब्राह्मण ग्रंथों से हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई। तो पता क्या चला कि भारत में वैदिक सभ्यता का निर्माता किसको कहा जाता है? आर्यों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? क्या कहा जाता है? वैदिक निर्माता। वैदिक सभ्यता का निर्माता कहा जाता है इनको। भारत में कहा जाता है। ठीक है। अब जो संस्कृत नहीं बोलते थे उनको क्या कह दिया गया? अनार्य कह दिया गया। अब ये मध्य एशिया से आए, दक्षिण अफ्रीका के कुछ जगहों पर रहे और कई सारी नदियों के किनारे रहे, जिसमें से काबुल, कुरमा और जो है गोमल इत्यादि नदियां हैं, जहां विदेशों में ये नदियों के किनारे झुंड बनाकर रह रहे थे। लेकिन जब भारत में आए तो कहाँ बसे? सप्त सैंधो प्रदेश में। और सप्त सैंधो प्रदेश में पहले से ही निवास करने वाले भारतीय जो संस्कृत नहीं बोलते थे, उनको इन लोगों ने क्या कहा? अनार्य कहा। बाद में अभी आगे आप देखेंगे आर्य और अनार्य कबीलों के बीच में आपस में झगड़ा हुआ था, लेकिन वो तो बाद की बात है। अभी हम लोग स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। तो वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्यों को कहा गया। और आर्य कहाँ से आए? सप्त सैंधो प्रदेश से आए। अच्छा, ऋग्वेद की में आर्यों की चर्चा कितनी बार की गई है? कितनी बार की गई है? 36 बार चर्चा की गई है। किसकी? आर्यों की चर्चा की गई है। अगली बात है कि वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी, ध्यान देते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आज के डेट में सबसे पवित्र नदी हमारे यहाँ कौन सी है? गंगा नदी है ना। लेकिन वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। सरस्वती नदी थी। ठीक है। और उस समय गंगा और यमुना नदियां अस्तित्व में नहीं थी, अपना जो है अस्तित्व लगभग खो चुकी थी। और इसीलिए अगर बात की जाए गंगा यमुना के चर्चा की, तो ऋग्वेद में गंगा की चर्चा मात्र कितनी बार हुई है? एक बार हुई है। और यमुना की चर्चा कितनी बार हुई है? 3 बार हुई है। समझ रहे हैं ना? अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि ऋग्वेद में गंगा की चर्चा कितनी बार हुई है? 1 बार। और यमुना की चर्चा कितनी बार हुई है? 3 बार हुई है। अच्छा, अब देखिए कि प्रमुख स्थानों को उस समय क्या क्या कहा जाता था जिस समय आर्य आए थे। तो सतलज से सिंधु तक का क्षेत्र जहाँ आर्य निवास कर रहे थे, यानी वो मैदानी क्षेत्र, सतलज से सिंधु तक का मैदानी भाग जो था, उसको क्या कहा जा रहा था? ब्रह्मावर्त कहा जा रहा था। और सतलज से गंगा यमुना और दोआब तक का क्षेत्र, यानी गंगा यमुना और दोआब का मैदानी क्षेत्र क्या कहा जा रहा था? ब्रह्म ऋषि कहा जा रहा था। सदानीला से प्रयाग तक का क्षेत्र क्या कहा जा रहा था? आर्यावर्त कहा जा रहा था। समझ में आ रहा है? अच्छा, और हिमालय से विंध्य तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? मध्य देश कहा जाता था।
तो अब इतनी बातों को एक बार ध्यान से देख लेंगे। इसमें से एक दो क्वेश्चन तो हरारत में फंसते हैं। सबसे पहली बात, वैदिक सभ्यता का निर्माता किसको कहा गया है? आर्यों को कहा गया है। और उस समय भारत में निवास करने वाले हिंदुस्तानी जातियों को क्या कहा गया था? अनार्य कहा गया था। ऋग्वेद में आर्यों की चर्चा कितनी बार हुई? 36 बार हुई। गंगा की चर्चा 1 बार, यमुना की चर्चा 3 बार, और सरस्वती की चर्चा बार बार किसकी चर्चा हुई? सरस्वती की। गंगा की चर्चा 1 बार, यमुना की 3 बार, सरस्वती की बार है ना। गंगा 1 बार, यमुना 3 बार, सरस्वती बार बार चर्चा हो रही थी सरस्वती की। अच्छा, उसके बाद सतलज से सिंधु तक का प्रदेश उस समय ब्रह्मावर्त कहलाता था। सतलज से गंगा यमुना तक का ब्रह्म ऋषि कहलाता था। सदानीरा से प्रयाग तक का आर्यावर्त कहलाता था। और विंध्य से, हिमालय से विंध्य तक का मध्य देश कहलाता था। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जानते हैं आर्यों का राजनीतिक और सामाजिक जीवन। देखिए, मगध क्षेत्र जो वैदिककालीन राजनीतिक जीवन था, सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन एक ही सिक्के का 2 पहलू था। तो उसको सामाजिक या राजनीतिक जीवन नहीं कह सकते, क्योंकि जो सामाजिक जीवन था उसी से राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। तो हम लोग देखते हैं कि मगध क्षेत्र की प्रथम बार चर्चा कब की गई है। देखिए, उस समय राजनीति का, वैदिक काल में राजनीति का प्रमुख क्षेत्र किसको माना गया है? मगध को माना गया है। और मगध की सबसे पहली बार चर्चा किस जगह पे हुई है? तो मगध की प्रथम बार चर्चा हुई है किस वेद में? अथर्ववेद में प्रथम बार मगध क्षेत्र की चर्चा हुई है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता का विस्तार किसने किया? तो दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता का जो विस्तार किया वो किसने किया? अगस्त मुनि ने, जिनके बारे में एक कथा फेमस है कि एक चिड़िया के, एक टिटहिरी के अंडे को बचाने के लिए अगस्त मुनि पूरे समुद्र का जल पी गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से वो अगस्त मुनि ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता का विस्तार किया। उसके बाद वैदिक कालीन समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ध्यान दीजिएगा, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? कुल कहलाती थी। और परिवार के मुखिया को क्या कहते थे? कुलप कहते थे। क्या कहते थे? कुलप कहते थे। और कई कुलों से मिलकर के, ठीक है, कई कुलों से मिलकर के क्या बन जाता था? छत्र बन जाता था। ठीक है, अच्छा, और इस छत्र का जो प्रधान होता था वो क्या कहलाता था? छत्रप कहलाता था। फिर जो कई, देखो क्या हो गया, परिवार पहले हुआ ना, कई लोग मिले तो क्या बन गया? परिवार मिल गया। भाई अकेला आदमी था तो क्या कहलाया? कुल कहलाया। और एक कई परिवार, पूरा परिवार मिल गया तो उसको क्या कह दिया गया? कुल कह दिया गया। और कुल का जो मुखिया था, घर का जो मुखिया था, उसको क्या कह दिया गया? कुलप कह दिया गया। अब कई कुल मिल गए तो क्या कह दिया गया? छत्रप कह दिया गया, छत्र कह दिया। गांव को क्या कहते थे उस समय? छत्र कहते थे। और गांव का जो प्रधान होता था उसको क्या कहते थे? छत्रप कहते थे। अब उसके बाद कई गांव जब मिल गए तब क्या बन गया? तब विश्व बन गया। कई गांवों से मिलकर के क्या बनता था? विश्व बनता था। और विश्व के प्रधान को क्या कहते थे? क्या कहते थे? विश्वपति कहते थे। अब कई विश्व से क्या मिलता था? जन बनता था। ठीक है, अब इन जन के प्रधान को क्या कहते थे? जनक नहीं कहते थे, राजन कहते थे। क्या कहते थे? राजन कहते थे। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें सारी स्थितियां देखो, राजनीतिक और पारिवारिक दोनों एक जैसी कैसे हो गई? भाई एक परिवार का जो मुखिया था वो कुलप, यानी परिवार के समस्त फैसले या फिर किसी भी बात पे वाद विवाद प्रतिकार इत्यादि करने का जो समस्त अधिकार था किसके पास था? कुलप के पास था। अब अगर गांव, कई कुलों में कोई दिक्कत हो गई, आपसी संघर्ष हो गया, मतभेद हो गया, तो निपटारा कौन कर सकता था? छत्रप। अब क्या हो गया? अब कई गांव बन गए। जैसे इस समय कम समय कई गांव से ग्राम सभा बनती है, उस समय भी कई गांव से क्या बना? विश्व बन गया। और ये विश्व का प्रधान क्या बन गया? विश्वपति। अब ये प्रमुख मुखिया होता था, पंचायत कर सकता था, न्याय कर सकता था, लोगों के बारे में फैसले ले सकता था, यहाँ तक कि कर भी ले सकता था। और जैसे जैसे निचले पायदान पर लोग पहुंचते थे
इनके अधिकार, इनका वेतन, इनकी सेवाएं, इनकी शर्तें, इनको दी जाने वाली सुविधाएं, सभी कुछ ऑलरेडी निर्धारित होता था। तो कई गांवों से विश्व बनता था और विश्व का प्रधान विश्वपति, और फिर कई विश्वों से जन बनता था और जन का प्रधान राजन। ठीक है। और फिर राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो सबसे छोटी इकाई तो जन थी ना। और जन की चर्चा सबसे पहले कहाँ की गई? दिख रहा है ना, ऋग्वेद में की गई। और कितनी बार की गई? 275 बार की गई। और विश्व की चर्चा कितनी बार की गई? 117 बार की गई। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वैदिक काल का ये जो प्रमुख सलाहकार होता था, सबसे प्रमुख सलाहकार, इसको क्या कहते थे? पुरोहित कहते थे। बाद में भी देखिए, राजा जनक जी के यहाँ, श्री राम जी के यहाँ, सबके यहाँ प्रमुख सलाहकार कौन थे? पुरोहित लोग थे ना। विश्वामित्र जी कौन थे? पुरोहित और प्रमुख सलाहकार ही तो थे। अच्छा, अब भारत कबीला था। आर्यों के कबीला किस रूप में जाना जाता था? आर्यों कबीलों का जो मुखिया था उसको भारत कबीले के रूप में बांट दिया गया था। और भारत कबीले का जो राजा था उसका क्या नाम था? सुदास नाम था। ठीक है। और अनार्य कुल के, अब इनके जो पुरोहित थे उनका क्या नाम था? भाई, तो सुदास तो राजा था ना, तो पुरोहित का क्या नाम था? तो इनके पुरोहित का नाम था विश्वामित्र। अरे वशिष्ठ नाम था इनके पुरोहित का। क्या नाम था? वशिष्ठ नाम था। वशिष्ठ नाम की महिमा कुछ तो समझ में आ रही होगी ना? समझ रहे हैं ना? हमारी कोचिंग का भी नाम क्या है? वशिष्ठ कोचिंग सेंटर। और गुरुजी का भी नाम क्या था? प्रमुख सलाहकार थे। और हम लोग भी क्या करते हैं? आप लोगों को आपके कैरियर को लेकर के क्या करते हैं? सलाह ही तो देते हैं। और क्या करते हैं? बाकी तो पढ़े लिखे होते हैं आप लोग। नर्सरी केजी थोड़ी पढ़ाना होता है। आप लोग ऑलरेडी पढ़ लिख कर देश के अच्छे नागरिक होकर के हम लोग के पास आते हैं। और हम लोग आपको आपका भावी भविष्य बनाने में केवल क्या देते हैं? सलाह देते हैं। तो यथा नामो तथा गुण, पक्का ना? 100%। हाँ। तो इस तरीके से भारतीय कबीला यानी आर्यों के जो है प्रमुख सलाहकार पुरोहित जी थे, उनका नाम क्या था? वशिष्ठ था। और अनार्यों के जो पुरोहित जी थे, इनका क्या नाम था? विश्वामित्र। अब अभी ये मत कहिएगा कि ये तो राम भगवान के भी पुरोहित थे, तो क्या वो अनार्य थे? ऐसा कतई नहीं है। यहाँ आर्य और अनार्य की जो चर्चा हुई है, बाद में जितने भी लोग हैं वो सभी आर्यों में भी बट गए थे। हम सभी आर्यों की संतानें माने जाते हैं ना, अनार्यों की थोड़ी माने जाते हैं। किसकी संतानें हैं? आर्यों की ना। अच्छा, और ये जो पदवी थी वशिष्ठ और विश्वामित्र, तो पहले तो ये पुरोहित थे, पुरोहितों का नाम था, और बाद में पदवी बनती चली गई थी। यानी प्रत्येक राजघराने के प्रमुख सलाहकार को क्या कहा जाता था? कुलों के आधार पर वशिष्ठ और विश्वामित्र कहा जाता था। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो है नहीं? वशिष्ठ तो याद है ना? हाँ। पक्का? वैसे हम बार बार इसलिए कह रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है। और वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों ही अपने आप में अद्वितीय पर्सन है। हमारे धार्मिक संप्रदायों के लिए दोनों की ही अपनी अपनी महानता है। और फिर इन लोग की पहुंच भी तो स्वर्ग तक थी, जानते हैं ना आप लोग? ठीक। तो अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सुदास और अनार्यों का युद्ध हुआ। दोनों में कौन श्रेष्ठ कहने के लिए झगड़ा हो गया। अब झगड़ा जो हुआ वो किस नदी के किनारे हुआ? परुष्णी नदी के किनारे हो गया। और इस परुष्णी नदी के जो झगड़ा था, इस झगड़े को क्या कहा गया? कौन सा युद्ध कहा गया? दशराज्य युद्ध कहा गया। और युद्ध का विवरण ऋग्वेद के, कौन से वेद के? ऋग्वेद के किस मंडल में है? 10वें मंडल में है। कन्फर्म हो रहा है ना? हाँ। अच्छा, अब एक बहुत अच्छी बात है, वैदिक काल में राजाओं के धन का आकलन कैसे होता था? गौ स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर? गौ स्थिति के आधार पर आकलन होता था। किसका? धन का। किसके आधार पर? गौ स्थिति। गौ स्थिति के आधार पर धन का आकलन होता था। यानी जिसके पास जितनी गायें वो उतना बड़ा राजा। समझ रहे हैं ना? अच्छा, उसके बाद ऋग्वेद में सभा और समिति की चर्चा बार बार की गई है।
तो ऋग्वेद में सभा की चर्चा कितनी बार की गई है? 8 बार। और समिति की चर्चा कितनी बार की गई है? 9 बार। 9 बार की गई है। और आपके विषय समाजशास्त्र में भी और ऋग्वेद में भी वैदिक काल में भी प्रजापति की 2 पुत्रियां मानी गई हैं। ये दोनों पुत्रियां कौन कौन सी हैं प्रजापति की? सभा और दूसरी कौन सी? समिति। समिति। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां मानी गई हैं। तो क्या क्या हुआ? वैदिक काल के प्रमुख सलाहकार को क्या कहा हम लोगों ने? पुरोहित कहा। और आर्य कबीले का जो पुरोहित, आर्य कबीले के राजे को सुदास कहा गया और आर्य कबीले के पुरोहित को क्या कहा गया? वशिष्ठ कहा गया। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या कहा गया? वशिष्ठ कहा गया। ठीक है। और अनार्य कुल के पुरोहित को क्या कहा गया? विश्वामित्र कहा गया। बाद में ये दोनों पदवी बन गई थी। समझ रहे हैं ना? ये मेन वशिष्ठ विश्वामित्र रामायण वाले पात्र की बात नहीं हो रही है, ये पदवी बन गया था बाद में। अच्छा, सुदास और अनार्यों का युद्ध कौन हुआ? हमबड़े की तुम्बड़े वाला। तो कहाँ पे हुआ? ये हुआ परुशनी नदी के किनारे दशराग के मैदान में, और इसीलिए इस युद्ध को दशराग का युद्ध कहा गया। अब बात आती है कि जीत किसकी हुई? लड़ाई हुई तो जीत भी तो हुई होगी। तो इस युद्ध में आर्यों की जीत हुई और अनार्यों की हार हो गई। ठीक। अब देखो, जो बचा उसी की तो संतानें हम लोग हैं। तो किसकी संतानें हैं? आर्यों की ना। तो अनार्यों की तो क्या हो गई थी? हार हो गई थी। अच्छा, युद्ध का विवरण कहाँ मिला? ऋग्वेद के 10वें मंडल में हम लोग को इनका युद्ध का विवरण मिला। धन के आकलन का जो है, धन का आकलन कैसे किया जाता था? गायों की स्थिति, गौ स्थिति के आधार पर। जितनी गैया उतने धनवान, है ना। उसके बाद क्या था? सभा की चर्चा कितनी बार? 8 बार। और समिति की चर्चा कितनी बार? 9 बार। और प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन कौन सी? सभा और समिति। बहुत अच्छे। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे? प्रशासन के कुछ अन्य पदाधिकारी थे। जैसे अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से पदाधिकारी जाने? सबसे छोटे वाले शुरू करते हैं, स्टार्ट से। कौन कौन से? कुल, कुलप, छत्र, छत्रप, विष्पति, राजन, इतना हम लोगों ने जाना ना। तो अच्छा, उसके बाद ये पुरोहित जी भी आ गए, है ना। तो इधर भी प्रशासन के अन्य पदाधिकारी थे, जिनमें से सबसे पहले पदाधिकारी कौन से थे? गोवीकर्ता थे। ये गोवीकर्ता एक पदाधिकारी थे जो क्या करते थे? राज्य का क्या करते थे? संरक्षण करते थे। फिर प्रमुख सलाहकार जी थे। तो ये तो कौन थे? वही पुरोहित जी महाराज। फिर संग्रहोत्र होते थे। संग्रहोत्र, संग्रह और होत्र विच्छेद कर दीजिए। संग्रहोत्र क्या है? संग्रहोत्र। हर विषय में हर विषय है ना। संग्रहोत्र तो क्या मतलब हो गया इनका? ये कौन है? कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष जी हैं। समझ में आ रहा है ना। और उसका मतलब सन्निधाता, जो क्या करे? न्याय में क्या करेगा? सहायता करेगा। अभी कोई भी पद कहीं निकलेगा तो ये वाला नाम याद कर लीजिए, संग्रहोत्र। ठीक है। सब जितना देखो, जितना निकलती है भर्ती होती, सब में कोषाध्यक्ष, पदाधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बन जाते हैं ना। अगली बार आप लोग क्या करेंगे? कोषाध्यक्ष किस नाम से बुलाएंगे? कहेंगे, पूछेंगे संग्रहोत्र कौन बनना चाहता है? कोई बनेगा? कहेंगे हम लोग नहीं बनना चाहते हैं। सीट खाली, पक्का ना? जन्मे नहीं करेंगे। संग्रहोत्र का मतलब क्या होता है? क्या होता है संग्रहोत्र का मतलब? कोषाध्यक्ष होता है। क्या होता है? कोषाध्यक्ष होता है। तो नोट कीजिए आप लोग इन लोग को। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की। भाई, किसी भी समाज, किसी भी राजनीतिक दशा की सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है? अर्थव्यवस्था होता है। तो वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो सबसे पहली बात तो वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? पशुपालन था। और आप जानते ही हैं कि उस समय पूज्य माना जाता था और क्या माना जाता था? अवध्या माना जाता था। ये दोनों किसको माना जाता था? किसको? गाय को पूजा और अवध्या माना जाता था। और इसके साथ साथ अन्य गांवों में इस समय अन्य पशुओं में बकरी, ऊंट, बैल इत्यादि का प्रचलन था। ठीक है। अच्छा,
उसके बाद कृषि की अगर बात की जाए कि इस समय कृषि कैसे होती थी, तो प्रथम बार ऋग्वेद में बताया गया है कि 24 बैलों से क्या किया जाता था? कृषि की जुताई की जाती थी। अब पूर्व वैदिक काल में लोहे की जानकारी लोगों को कम ही थी। क्या हुआ, करीब 1000 ईसा पूर्व अतरंजी खेड़े से, ठीक है, कौन सी जगह से? अतरंजी खेड़े से सबसे पहले लोहे की जानकारी हुई और इसीलिए उत्तर वैदिक काल में यानी 600 ईसा पूर्व आने तक लोहे का बहुत अच्छा प्रयोग होने लगा था और इसी वजह से वैदिक काल के लोगों की जो आर्थिक उन्नति थी बहुत ही अच्छी तरीके से क्या हो गया था, बढ़ गया था। लोग अच्छी तरीके से हलों के लिए लोहे के औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिए थे और उनकी कृषि व्यवस्था उन्नत हो गई थी। और जब कृषि व्यवस्था उन्नत हो गई थी, दूध, दही, घी, पनीर, आप कहते हैं अभी थोड़ी पनीर आया है, कब जानकारी हो गई थी इन लोगों को? उसी समय हो गई थी। दूध, दही, घी, पनीर, मट्ठा इत्यादि की जानकारी हो गई थी, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जैसे मुर्गी पालन का काम तो नहीं करते थे, लेकिन अभी जब हम लोग समाज पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये मुर्गियों को पालते थे क्या करने के लिए? लड़ाने के लिए, ठीक है। मुर्गी लड़ाते थे और मुर्गी लड़ा के क्या करते थे? मनोरंजन करते थे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आज हमने जाना कि अच्छा थोड़ा थोड़ा बताएंगे तभी तो मजा आएगा। वैदिक सभ्यता में सलाहकार को क्या कहते थे? पुरोहित। बहुत बढ़िया, क्या कहते थे? पुरोहित कहते थे। आर्यों के पुरोहित को वशिष्ठ कहते थे। अनार्यों के पुरोहित को विश्वामित्र कहते थे। दोनों की लड़ाई कहाँ पे हुई थी? परशुनी के मैदान में, परशुनी नदी के किनारे। और किस मैदान में? दशराज्य के मैदान में हुआ था। जीता कौन था? आर्य जीत गए थे। हारा कौन था? अनार्य हार गए थे, ठीक है। और कृषि पशुपालन में अच्छा धन का आकलन किसके आधार पे किया जाता था? गाय के जितनी गैया उतना धन हो गया। समझ में आ गया? तो चलिए ठीक है, अभी वैदिक काल का ये पहला पार्ट था, यानी कि अभी दूसरा पार्ट भी पढ़ना है। और सबसे खास बात यह है कि आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी जरूर करें। कम से कम आप अच्छी तरीके से उसको देखें, ना समझ में आए अनलाइक भी करें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके देखने से ही क्या होगा, हम समझ पाएंगे कि हम जो मैटर आपको दे रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।